अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि फर्स्ट 5 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 14.6 से। सबसे पहले हम 14.6 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, जो कि है टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो सीरीज़ में कनेक्टेड थी फिफ्थ वाले में, लेकिन यहाँ पे सिक्स वाले न्यूमेरिकल में जो दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं वो पैरेलल में हैं। और 6 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़। उससे हमें वोल्टेज गिवन है और दो रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर्स उनके रेजिस्टेंस गिवन है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। दूसरी हमने करंट दोनों की I1 I2 फाइंड करना है। और एंड पे हमने इस करंट को यूज़ करते हुए हमने पोटेंशियल फाइंड कर लेना है V। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ आएगी 14.6 न्यूमेरिकल है R1, जो कि हमारे पास है 6 किलो हम किलो का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये होता है 10⁻3। सो 6 × 10⁻3। R2 हमारे पास है 12 किलो ओहम, इसको भी हम ओहम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 × 10⁻3 ओहम। और उससे वोल्टेज एक पोटेंशियल डिफरेंस वो गिवन है, जो कि है 6 वोल्ट। हमने फाइंड एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE फाइंड करनी है, दूसरी हमने करंट फाइंड करनी है I, तीसरी हमने वोल्टेज फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, सीरीज़ में जब हमने डिस्कस किया था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला था हमारे पास R1 + R2। यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्टेड था, जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास R1 + R2। लेकिन जब पैरेलल रेजिस्टेंस में हमने RE फाइंड करनी है, देन जो फार्मूला यूज़ होगा वो 1/RE = 1/R1 + 1/R2 ये है। ओके, इसमें सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 1/RE = 1/6 + 1/12। यहाँ पे मैं किलो इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हम लास्ट पे एंड पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसको हम किलो के साथ उसके साथ भी हम किलो का यूनिट लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ये दोनों भी किलो में थी, इसलिए जो लास्ट है वो भी किलो में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंड पे ये 6 किलो हम लिख लें और यहाँ पे भी 12 किलो हम लिख लें। ये 1/RE। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमारे पास आंसर आएगा 1/4 किलो। आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे। देन जो और इक्विवेलेंट होगी वो होगी हमारे पास 4 किलो ओहम। ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया, जो कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी जब के सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है करंट I1 एंड I2। सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ओहम लॉ का, अकॉर्डिंग टू विच V = IR। यहाँ पे I आपने फाइंड करना है, I को अलहदा कर लेंगे, आ जाएगा V/R। हमने I1 और I2 लिखना है, सो I1 के लिए जो फार्मूला होगा वो V/R1 है, जबकि दूसरा जो फार्मूला है I2 जो हमारे पास है ये V/R2 है। सिंपली आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। I1 जो है हमारे पास आ जाएगा V, हमारे पास गिवन जो है 6 है, और जो फर्स्ट है रेजिस्टेंस वो हमारे पास 6 किलो है। I2 जो हमने फाइंड करना है इसके लिए 6 वोल्ट / 12 किलो आ जाएगा। ये 6 इससे कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 1 × 10⁻, ये यहाँ पे 3 था ना, किलो 1⁻3 के इक्वल होता है, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, साथ में एम्पायर। ये I1 है, ये I2 ये 1/2 किलो है, 2 × 10⁻3। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.5 × 10⁻, ये यहाँ पे ये प्लस में
ये -3 एम्पायर। सो I2 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पायर, जबकि I1 जो है हमारे पास वो है 1 मिली एम्पायर। ये हमारे बी पार्ट का भी आंसर आ गया है जो हमने फाइंड करना था। अब हमारा सी पार्ट जो कि इस न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट है वो फाइंड कर देते हैं, जिसमें हमने वोल्टेज फाइंड करनी है। अब आपने पीछे जहाँ पे ये पढ़ा था ना, सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, देन उसमें पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 103 पे मैंने लिखा हुआ है कि जब पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड होता है ना, देन जो वोल्टेज होती है वोल्टेज ऑफ बैटरी वो ही हमारे पास इक्वल होती है वोल्टेज ऑफ सर्किट, या फिर आप कह लें पैरेलल सर्किट में। ओके, यहाँ पे हमने वो पैरेलल सर्किट की फाइंड करनी है ना, मतलब ईच रेजिस्टेंस की, देन सेम वो इक्वल होगी बैटरी के 6 वोल्ट। जो बैटरी की 6 वोल्ट है, सो हमारे पास जो ईच रेजिस्टेंस की वोल्टेज आएगी वो भी हमारे पास 6 वोल्ट ही आएगी। ओके, ये यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 14.7 की तरफ। 14.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। वाट पावर का यूनिट है, इससे उसकी जो पावर है वो 100 वाट है, और वोल्टेज उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं वो 220 वोल्ट है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली। ओके, हमने ये जब वोल्टेज और 1000 वाट पावर दी गई है तब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब सेकंड कंडीशन उसने बताई है, इफ़ बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर जो बल्ब है ना वो 5 घंटे मतलब 5 घंटे दिन में ऑन रहता है। फाइंड द एनर्जी इन किलो वाट आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। देन उसने जो टाइम चेंज किया है, हमने 1 मंथ 5 आवर्स अगर रोज़ मतलब ऑन रहता है बल्ब, देन हमने 30 दिन में उसकी एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक तो उसने हमें वोल्टेज गिवन है जो कि है हमारे पास 220 वोल्ट। दूसरी चीज़ हमें जो गिवन है वो पावर है जो कि हमारे पास 100 वाट है। तीसरी चीज़ उसने जो टाइम यूज्ड बाय बल्ब डेली जो बल्ब ऑन रहता है वो 5 आवर्स है डेज। अब दूसरी चीज़ जो उसने हमें बताई हुई है वो है डेज इन विच बल्ब यूज्ड लाइट। जो कि हमारे पास 30 दिन है, 30 डेज। ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो रोज़ अगर हम कितने दिन में बल्ब जो है वो लाइट यूज़ कर रहा है, 30 दिन में वो लाइट यूज़ कर रहा है ना, सो हमने उसके टाइम टोटल टाइम जब हमने फाइंड करना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक दिन में 5 घंटे हैं, तो जब हमने 30 दिन में फाइंड करना है तो हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारे पास आ जाएगा 150 आवर्स। हमने अब नाउ जो एनर्जी फाइंड करनी है वो 150 आवर्स की फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है, एक तो रेजिस्टेंस हमने पहले पार्ट में फाइंड करनी है ना, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो एनर्जी है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। आपने पीछे पावर का फॉर्मूला पढ़ा है वो जो है पावर इज इक्वल टू V²/R। सो इसमें आपने R को अलहदा कर लेना क्योंकि R हमने फाइंड करना है, और ये V² डिवाइडेड बाई P आ जाएगा। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है जो गिवन है। वोल्टेज हमारे पास 220 है, पावर हमारे पास 100 वाट है। जब आप इसका स्क्वायर 220 का लेंगे तो वो आ जाएगा 48,400, ये 100 एज इट इज़। सो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ गई 484 ओम, क्योंकि 100 से कैंसिल हो गया 448 84 ओम। ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का।
अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट, जिसमें हमने पावर एनर्जी फाइंड करनी है। आपके चैप्टर में एक फार्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू पी टी। ये सिंपल, आपने पावर हमें जो 100 वाट गिवन है और टाइम हमने जो फाइंड किया था वो है 150 आवर्स। इन दोनों को आपने यूज़ कर लेना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 15,000 और ये वाट, पावर का यूनिट वाट है ना और इसका यूनिट और है, सो ये वाट और आ गया। ओके, अब ये 15,000 का मतलब 10⁻³ होता है ना और ये किलो के इक्वल है, सो हम इसको 15 किलो वाट आवर में भी लिख सकते हैं। सो इसी में हमने करनी थी फाइंड एनर्जी इसी यूनिट में। सो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 14.8 की तरफ। 14.8 की स्टेटमेंट है एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for use in 120 circuit or 220 watt circuit? उसने हमें रेजिस्टेंस और पावर बताई है। हमने बताना है कि जो उसकी वोल्टेज है ये किस बल्ब के लिए होगी, 150 वोल्ट के लिए या फिर 220 के लिए। इसका मतलब है कि हमने सिंपली उसकी वोल्टेज फाइंड करनी है और हमने बता देना है कि इन दोनों में से वो उसका आंसर क्या आ रहा है। सो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास है 95 ओहम, पावर जो हमें उसने बताई है वो है 150 वाट और हमने इसकी वोल्टेज फाइंड करनी है। सो आपने सिंपली फार्मूला जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया P=V²/R, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। V² को लैदा कर लिया हमने क्योंकि ये फाइंड करना है। सो PR ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √PR और P। ओके, इसमें अब सिंपल हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर ली। V=√PR। P हमारे पास है 150 और जो R है हमारे पास वो है 95। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,250। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 119.3 वोल्ट। 119.3 का मतलब है 119.3 ये अप्रॉक्सीमेटली 120 के इक्वल होता है ना। सो ये हमारे पास 120 आ गया। और अब स्टेटमेंट हम देखते हैं दोबारा से, वो है हमारे पास इज दिस बल्ब इज डिज़ाइन फॉर यूज इन 120 सर्किट और 220 सर्किट। सो हम इसमें आंसर में यही बताएंगे जो हमारी डिज़ाइन सर्किट है वो 120 वाट के लिए है क्योंकि हमारे पास आंसर 120 वाट आया है। ओके, ये उसने आंसर लिखा भी इट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर 120 वाट। सो आपने एंड पे ये इसको डिस्क्राइब कर दिया। 14.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद ए पार्ट जो है उसमें उसने बताया 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज 5 आवर्स डेली। मतलब 10 बल्ब्स हैं जिनकी पावर 60 वाट है और 5 दिन में वो रोज़ाना इस्तेमाल और 5 घंटे एक दिन में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं। बी पार्ट में से बताया 4 फैंस हैं, उनकी पावर 75 वाट है ईच ऑफ विच रन्स 10 आवर्स डेली। मतलब ये जो यूज़ होते हैं वो एक दिन में 10 घंटे हैं। 1 TV ऑफ 100 वाट which is used for 5 आवर्स डेली। मतलब इनकी पावर 100 वाट है और ये एक दिन में 5 घंटे रोज़ाना इस्तेमाल होता है टीवी। 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वाट विच इज़ यूज फॉर 2 आवर्स डेली। मतलब उसकी पावर जो इलेक्ट्रिक आयरन की है वो 1000 वाट है और एक दिन में ये 2 घंटे इस्तेमाल होती है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 4। मतलब अगर एक यूनिट है ना, जो यहाँ पे देखें ना, अगर एक यूनिट है वो बर्न होती है मतलब 4 रुपीज़ में, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमने एक माह के लिए जो इतना मतलब खर्चा कितना आएगा वो हमने फाइंड करना है। मतलब हमने कितने पैसे लगेंगे, एक माह का बिल कह लें आप, एक माह का जो बिल आएगा वो कितना आएगा वो हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे उसने एक माह बताया हुआ है क्योंकि एक माह में कुछ माह में 28 दिन भी होता है, 29 या 28 फेब में होता है और 31 दिन में होता है, इसलिए उसने बताया हुआ है कि 30 दिन में कितना इस्तेमाल होना है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। ए पार्ट का पहले लिखते हैं।
ए पार्ट में नंबर ऑफ बल्ब हैं, बल्ब वो हमारे पास 10 है, और पावर है जो पी वो हमारे पास 60 वाट है, और जो टाइम टी है हमारे पास वो है 5 आवर्स। बी पार्ट है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ फैंस हैं और वो हमारे पास हैं 4, पावर हमारे पास है 75 वाट, जबकि हमारे पास थर्ड चीज़ जो उससे टाइम बताया हुआ वो हमारे पास 10 आवर्स। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में नंबर ऑफ टीवी उससे बताया हुआ टेलीविज़न ये 1 है, जबकि उससे जो इसकी पावर बताई हुई है वो है 100 वाट, और टाइम हमारे पास है 5 आवर्स। अब जो लास्ट चीज पार्ट है हमारे पास डी, नंबर ऑफ आयरन वो है हमारे पास 1, पावर जो उसकी है वो है 1000 वाट, सॉरी 1000 वाट, टाइम हमारे पास है 2 आवर्स। और एंड पे जो एक कॉमन चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है हमारे पास 4 रुपीज़। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, मंथली एक्सपेंडिचर ओके। अब सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में उससे जो पावर फॉर 1 बल्ब बताई हुई है ना वो है हमारे पास 60। सो यहाँ पे पावर फॉर कितने बल्ब यूज़ हो रहे हैं, 10 बल्ब। सो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमारे पास 600 आ जाएगी, और ये 10 बल्ब्स की पावर होगी। गिवन में तो उसे एक बल्ब की पावर बताई हुई है ना, सो हमने 10 बल्ब यूज़ किए हैं, इससे वो पावर जो 10 बल्ब की आएगी वो आएगी 600। अब आपने एक चीज़ पे ये गौर से आपने देखना है, यूज्ड यूनिट बाय बल्ब, इसको आपने जब फाइंड करना है ना बल्ब्स के लिए, आपने यूनिट्स जब फाइंड करनी है तो आपने जो हमारे पास पावर आई है ना उसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। ओके, ये वाट, सो ये हमारे पास आ जाएगा। साथ में इसमें आपने टाइम को भी मल्टीप्लाई करते हैं, जितने और एक दिन में यूज़ हो रही है ना वो चीज़, मतलब फैंस भी यूज़ हो रहे हैं, बल्ब भी यूज़ हो रहे हैं, इस तरह यहाँ पे हम बल्ब की बात कर रहे हैं, इससे एक दिन में जितनी टाइम वो यूज़ हो रहा है ना वो अपने टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 3, और साथ में ये मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट, और ये वाट है और ये और, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 10⁻³ किलो के इक्वल होता है 3 किलो वाट आवर। ये हमारी यूनिट्स आ गई जो एक लाइट जो बल्ब हमने ए पार्ट में यूज़ किया है उसके लिए। बी पार्ट भी आपने सेम ऐसे ही फाइंड करना है। पावर ऑफ 1 फैन के लिए जो पावर यूज़ हुई है वो है हमारे पास 75 वाट। इसी तरह फॉर 4 फैंस वो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 75 वो हमारे पास आ जाएगा 300 वाट। और जो आपने यूनिट्स यूज बाय फैन होंगी ना वो आपने फाइंड करने के लिए 300 को टाइम जो यूज़ है 4, ये कितने आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है 10 आवर्स के लिए, सो 10 से आपने इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा 3, और साथ में जो यूनिट्स यूज़ होती हैं ना वो किलो वाट आवर में होती हैं, सो ये किलो वाट आवर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसकी भी यूनिट्स आ गई। अब सी पार्ट आपने सॉल्व करना है। उसमें है पावर ऑफ 1 टीवी जो कि हमारे पास 100 ही है, 100 वाट। यहाँ पे उसे टीवी 1 ही दिया हुआ है, 1 टीवी दिया हुआ है, इसलिए ये उसकी पावर तो यही आएगी ना। फिर यूनिट्स जो उसकी आएंगी ना यूज्ड वो हमने लिखनी है। पावर हमारे पास 100 है, टाइम 5 आवर्स है, और उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 और साथ में किलो वाट और यूनिट है, यूनिट्स का ये आ गया। ओके, यहाँ पे हमारा सी पार्ट भी कम। अब डी पार्ट है। डी पार्ट में आयरन की बात हो रही है, पावर ऑफ आयरन जो कि हमारे पास है 1000 वाट, और हमने जो टाइम यूज़ हो रहा है ना टी, वो है हमारे पास 2 आवर्स। सो जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1000। ये आ जाएगा हमारे पास 2 और साथ में किलो वाट, और ये हमारे पास यूनिट्स आ गई आयरन के लिए। अब हमने टोटल यूनिट्स लिखनी है, सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले आपने जो बल्ब यूज़ हुए हैं उनकी लिखनी है, वो है 3 किलो वाट आवर। और फिर हमने बल्ब की लिखनी है जो कि हमारे पास है 3 किलो वाट आवर। फिर हमने लिखनी है टीवी की जो कि हमारे पास है 0.5 किलो वाट आवर। देन हमने लास्ट चीज़ जो हमारे पास आई है आयरन की, वो है हमारे पास 2 किलो वाट आवर। जब आप इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.5 किलो वाट आवर। ओके, ये हमारी टोटल यूनिट्स आ गई। अब उससे बताया हमें कि जो 30 दिन में ये यूज़ हो रही हैं, ये तो एक दिन की आई ना, ये एक दिन की आई, इसलिए हमने फॉर 30 डेज़ के लिए जब हम करेंगे तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 255 किलो वाट आवर। एक यूनिट जो है हमारे पास वो 4 रुपीज़ की है, हम इसको 225 किलो वाट आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1020। सो हमारे जो टोटल रुपीज़ आ जाएगा या फिर खर्चा जितना आएगा वो हमारे पास 1020 रुपीज़ आ जाएगा। ये आंसर है हमारे न्यूमेरिकल नंबर 14.9 का। अब हम जाते हैं 14.10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 14.10 की स्टेटमेंट है, 100 वाट लैम्प बल्ब एंड 4 किलोवाट वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू 250 वाट सप्लाई। कैलकुलेट current which flows in each appliance, the resistance of each appliance when in use। हमने करंट फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, दोनों चीज़ों की, लैम्प बल्ब की भी और जो वाटर हीटर है उसकी, जबकि उन्होंने हमें उसकी पावर बताई हुई है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। P1 हमें कितनी बताई है 100 वाट, P2 हमारे पास है 4 किलो वाट, किलो आपको पता है 10⁻³ के इक्वल होता है। सो ये है 1000, ये आ गया 4000 वाट। वोल्टेज जो गिवन है वो है 250 वोल्ट। फाइंड हमने क्या करना है, पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो आई है, दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास आर। आपने पीछे एक पावर का फार्मूला अपने चैप्टर में पढ़ा है, P=IV। यहाँ से आपने करंट फाइंड करना है, इससे आप आई को अलग कर लें और यह आ जाएगा P/V। हमने दो करंट दोनों अप्लायंस के फाइंड करने हैं, इससे I1 P/V1, सॉरी पावर उसने दो दिए हैं, इससे P1/V। यहाँ पे I2 वो आएगा P2/V। दोनों में आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। P1 हमारे पास कितना है 100, वोल्टेज हमारे पास 250 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पायर। ये हमारे पास I2, यहाँ पे भी आपने सेम वैल्यूज पुट करनी है। ये 4000 है, ये 250 है। सो हमारे पास जो सेकंड करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 16 एम्पायर। सो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, बी पार्ट। रेजिस्टेंस के लिए आपने पावर का फार्मूला यूज़ करना है, P/V²/R। यहाँ से आप R को अलग कर लें, ये आ जाएगा V²/P।
R1 और R2 आपने यहाँ भी फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी हम v² डिवाइडेड बाई P1 और R2 इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई P2 लगा लेंगे। R1 v² v हमारे पास है 250, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 250 का स्क्वायर आएगा 2500, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 625 ओहम। ये हमारे पास R1 आ गई। अब हमने फाइंड करनी है R2, वो भी सेम इसी तरीके से फाइंड होगी, उसमें भी आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर लेनी है। 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 हमारे पास 4000 है, R2 इसका आएगा 62500 डिवाइडेड बाई 4000। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.625 ओहम। ये हमारी सेकंड रेजिस्टेंस आ गई और यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.10 कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट न्यूमेरिकल 14.11 की तरफ आते हैं। ओके 14.11 की स्टेटमेंट है, resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of wire of negligible resistance। मतलब इसने जो पावर रेजिस्टेंस की वायर की रेजिस्टेंस है ना, उसको कहे कि वो ना होने के बराबर है, जबकि बैटरी हमारे पास 3 वोल्ट की है और जो रेजिस्टेंस है ना रजिस्टर की जो बैटरी से कनेक्टेड है वो 5.6 ओम का है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पायर पासिस थ्रू द रजिस्टर रजिस्टर से जो करंट गुजरा है वो 0.5 एम्पायर का। कैलकुलेटेड पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। ए पार्ट में हमने पावर डेसिपेटेड फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ में हमने टोटल पावर फाइंड करनी है, और थर्ड बताना है कि दोनों पावर्स में जो डिफरेंस है उनकी वजह क्या है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो गिवन है वो है हमारे पास 5.6 ओहम, जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट, और तीसरी चीज़ जो करंट हमें दी गई वो 0.5 एम्पायर है। हमने पावर डेसिपेटेड फाइंड करनी है, मतलब पी हमने फाइंड करनी है, उसके बाद टोटल पावर हमने फाइंड करनी है, और बाद में उन दोनों का डिफरेंस हमने बताना है कि एडिशन ऑफ डिफरेंस ये हमने बताना। ओके सबसे पहले ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है पी इज इक्वल टू आई वी के इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर बाई होम ला है, तो इसलिए हम वी इज इक्वल टू आई आर ये लगाएंगे, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो हमें जो आई भी गिवन है जबकि हमें आर भी गिवन है, सो हम इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.5 स्क्वायर 5.6, सो हम इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 वाट। ये हमारी जो पावर डेसिपेशन है वो आ गई। उसके बाद अब हमने फाइंड करनी है टोटल पावर। टोटल पावर बैटरी के लिए आपने P इज इक्वल टू आई वी फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमने जो टोटल पावर फाइंड करनी है ना वो हमने बैटरी की फाइंड करनी है, और बैटरी का वोल्टेज उसमें यूज़ होना था, इसलिए यहाँ पे हम टोटल पावर में हम आई हमारे पास 0.5 है और वोल्टेज हमारे पास 3 है, उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 वाट। ये हमारी पावर जो है वो यूज़ होगी। अब बिकॉज वोल्टेज ऑफ बैटरी, यहाँ पे तीसरी चीज़ जो बताई गई है मैंने जो भी बताई है वो है वोल्टेज ऑफ बैटरी, हम यूज़ करेंगे पावर टोटल पावर फाइंड करने के लिए, इसलिए कि दोनों जब पावर्स में जो डिफरेंस है ना वो असल में बैटरी की वजह से है, क्योंकि बैटरी जब पावर में बैटरी जब रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होती है ना वोल्टेज किसी भी वोल्टेज के साथ, देन उसमें जो पावर है ना वो लॉस्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी बैटरी वो इंटरनल यूज़ के लिए भी बैटरी में यूज़ होती है पावर, इसलिए जो डिफरेंस है उसमें आप लिखेंगे वो सम पावर इज लॉस्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ओके बैटरी की वजह से जो कुछ पावर है ना अंदर से वो यूज़ हो जाती है, इसलिए जो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना
वो इस वजह से आता है। सो यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.11 कंप्लीट हो चुका है और हमारे 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।